हेलो डियर फ्रेंड्स, सबको स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस सेशन में बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्राफ थ्योरी इंट्रोड्यूस किए थे। इस सेशन में लेट अस सी सम मोर कॉन्सेप्ट्स। मैं इस सेशन को सिंपली ग्राफ थ्योरी पार्ट 2 बुलाऊंगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ वन एग्जांपल। ओके, इधर थोड़ा ग्राफ थ्योरी है, कुछ स्लाइड्स में वो चेंज नहीं किया है, डोंट वरी। ओके, लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ। एक सिंपल सा एग्जांपल है, लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ। सो सिंपल ग्राफ का मतलब क्या है? जो आपका ग्राफ है ना, ग्राफ जी इज इक्वल टू वी, ये सिंपल ग्राफ है। सिंपल ग्राफ का मतलब क्या होता है? सिंपल ग्राफ का मतलब होता है इसमें कोई सेल्फ लूप्स नहीं, कोई पैरेलल एड्जेस नहीं होते हैं, उसको हम सिंपल ग्राफ बुलाएंगे। गॉट इट? नाउ a relation R on set of vertices of G such that U related to V if and only if there is an edge associated with this particular set of vertices UV, यानी between UV edge हुआ तो हम बोलेंगे U related to V। देखिए एक्चुअली इधर क्या है, a relation R on set of vertices of G डिफाइन किया गया है in such some way, और आपको वेरीफाई करना है वो रिलेशन कौन सी टाइप का रिलेशन है। अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी आपको गिवन रिलेशन कौन सी टाइप ऑफ रिलेशन है चेक करना है। समझ में आया है? बट टर्मिनोलॉजी जो है ग्राफ थ्योरी का टर्मिनोलॉजी है, बिकॉज रिलेशन सेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ग्राफ के ऊपर डिफाइन किया गया है। देखो, ऐसी क्वेश्चंस को हम जनरली सिंथेसिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बोलेंगे, यानी ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दे रिलेट टू कॉन्सेप्ट्स। ओके, ऐसे बहुत बार हुआ है। ओके, आगे भी होगा। जैसे कि आपको टर्मिनोलॉजी रिलेशंस के होंगे और आपको क्वेश्चन पूछेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ओके, आपका टर्मिनोलॉजी सेट थ्योरी का होगा और आपका क्वेश्चन पूछेंगे कॉम्बिनेटरिक्स के ऊपर। देखो, ये सब रेगुलर है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज गेट में ऐसे सिंथेसिस क्वेश्चंस वेरी वेरी कॉमन है। ओके, बस आपको टर्मिनोलॉजी समझना है और प्रॉब्लम तो रिलेशंस के ऊपर है। ओके, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम और व्हाट इज दिस रिलेशन सर? ये रिलेशन क्या बोल रहा है? ए रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ वर्टिसेस। हमने रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ वर्टिसेस वी डिफाइन किए थे। कैसे? यू रिलेटेड टू वी, that is vertex U is related to vertex V if and only if there is an edge associated to UV। इसका मतलब क्या है? UV के बीच में अगर एड्ज हुआ तो फिर ये दोनों रिलेट होंगे। अगर UV के बीच में एड्ज नहीं है तो, अगर दोनों के बीच, बिकॉज इफ एंड ओनली बोला था ना, एड्ज है तो रिलेटेड है, रिलेटेड है तो एड्ज है। अगर दोनों के बीच में एड्ज नहीं है तो ये दोनों रिलेटेड नहीं है। देखिए, ये रिलेशन आपको डिफाइन किया गया है। अभी आपको चेक करना है ये कौन सी टाइप ऑफ रिलेशन है। ये कौन सी टाइप ऑफ रिलेशन है आपको वेरीफाई और चेक करना है। समझ में आया है? देखिए, नॉर्मली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे। इधर आई गिवन ऑल द पॉसिबिलिटीज सर, रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ओके, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, पूरे पॉसिबिलिटीज दे दिया है। अगर एग्जाम में दिया तो ओनली 4 ऑप्शन दे सकते हैं, नहीं तो आपके ऑप्शन ए में ओनली 1 to 4, ओनली 2, 3, लाइक दैट। कुछ कॉम्बिनेशन जो सच हो सकता है उसका कॉम्बिनेशन बना के ऑप्शन बना सकते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप पूरे सॉल्व कर सके तो कोई भी ऑप्शन पूछेंगे हम उसको आंसर कर पाएंगे। सिंपल सी आइडिया है। ओके सर, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी आर ऑन सेट ऑफ वर्टिसेस डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था? टू वर्टिसेस रिलेटेड इफ एंड ओनली इफ देयर इज ए एड्ज बिटवीन देम। अभी आपको चेक करना है क्या है, एक एक टाइप चेक करना है, यह रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। ये गिवन रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं चेक करना है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है सर? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है ना, एवरी वर्टेक्स शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी अगर आप कोई भी वर्टेक्स लेंगे तो यू शुड बी रिलेटेड टू यू होना है। मगर डेफिनेशन के हिसाब से ये कब होगा? ये होगा ओनली बिटवीन यू टू यू एड्ज होना चाहिए, यानी यू टू यू
एज, इसका मतलब क्या है, सेल्फ लूप एट यू होना है। सो ये रिलेट होगा इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ सेल्फ लूप। बट ये कौन सी ग्राफ है सर, ये तो सिंपल ग्राफ है, इसमें तो कोई सेल्फ लूप्स ही नहीं रहेगा। सो हमारा ग्राफ में नो सेल्फ लूप्स, नो सेल्फ लूप्स इन द ग्राफ, नो सेल्फ लूप्स, इसका मतलब क्या है, u is not related to u. In R there are no self loops, in the given graph or in the graph there are no self loops, therefore u not related to u. For every u not related to u. You take any vertex, for every u in the vertex set u not related to u. क्यों, क्योंकि no self loops, क्योंकि हमारा ग्राफ सिंपल ग्राफ है। इसका मतलब क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव जो है गलत है। मगर इसी से हमें समझ में आ गया है, क्योंकि फॉर एवरी वर्टेक्स द वर्टेक्स इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ, क्योंकि सिंपल ग्राफ का मतलब क्या है, कोई भी वर्टेक्स के पास आपको सेल्फ लूप नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, आपको पता चल गया है ये इररिफ्लेक्सिव है, ये जो रिलेशन दिया गया है ये इररिफ्लेक्सिव है बिकॉज ऑफ दिस। सो हमने रिफ्लेक्सिव के लिए ट्राई किया तो हमें इररिफ्लेक्सिव पता चल गया है, सो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके बाद में सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। देखिए ये जो ग्राफ दिया गया है अनडायरेक्टेड ग्राफ है। आप बोल सकते हैं कैसे पता है सर आपको, जनरली ऐसे एज को हम सेट ऑफ वर्टिसेस के रूप में दिखाएंगे तो वो अनडायरेक्टेड एज होता है, करस्पॉन्डिंग ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। ओके, इसे हम समझ सकते हैं। अभी सिमेट्रिक, सपोज u रिलेटेड टू v लेंगे, इसका मतलब क्या है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है, मैं दो साइडेड एरो लिख रहा हूं। u रिलेटेड टू v का मतलब u से v एज होगा, और u से v एज है तो अनडायरेक्टेड एज है, u टू v एज है, और ये तो v टू u एज भी है। इसका मतलब क्या है, v जो है रिलेटेड टू u भी है। सो जब u रिलेटेड टू v है तो v रिलेटेड टू u भी है। इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक हो गया है, ये सिमेट्रिक हो गया है। अब ये असिमेट्रिक होगा। देखो एसिमेट्रिक के लिए क्या है, अगर u रिलेटेड टू v है तो v रिलेटेड टू u नहीं होना है। मगर इधर देखिएगा, अगर u रिलेटेड टू v है तो u से v एज होगा, मगर एसिमेट्रिक के लिए v शुड नॉट बी रिलेटेड टू u। देखिए अगर u टू v एज है तो v टू u एज होगा, इसका मतलब क्या है, v रिलेटेड टू u होगा। सो v डज नॉट रिलेटेड टू u कभी नहीं होगा। सो एसिमेट्रिक के लिए u रिलेटेड टू v हुआ तो v रिलेटेड टू u नहीं होना है, बट वो पॉसिबल ही नहीं है। सो ये एसिमेट्रिक नहीं होगा, सो ये सिमेट्रिक होगा, इररिफ्लेक्सिव होगा। ओके, इसके बाद में क्या होगा सर, एंटी सिमेट्रिक चेक करेंगे, ये एंटी सिमेट्रिक होगा या नहीं। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है सर, एंटी सिमेट्रिक का मतलब u रिलेटेड टू v है और v रिलेटेड टू u है, यानी u रिलेटेड टू v एंड v रिलेटेड टू u है, तो इसका मतलब u इज इक्वल टू v होना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, u इज इक्वल टू v का मतलब क्या होता है, u इज इक्वल टू v मीन्स u शुड बी रिलेटेड टू u एंड v शुड बी रिलेटेड टू v। वो कभी हो सकता है सिंपल ग्राफ में u रिलेटेड टू u का मतलब u के पास सेल्फ लूप होना है, नहीं होगा ना, ये गलत है। सी एक्चुअली आप एंटी सिमेट्री को बहुत ही आराम से पहचान सकते हैं। देखो एंटी सिमेट्री एंड एसिमेट्री को समझने की कोशिश करो, कोई भी एसिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। एसिमेट्रिक, हर एक एसिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक 100% है, कोई डाउट नहीं है। बट जो एसिमेट्रिक नहीं होता है वो भी एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। कब हो सकता है, देखिए देखो ये 1 to 2 1 जैसे एलिमेंट्स तो नहीं होगा इस रिलेशन में। देखो 1 to 2 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, तो ये कभी एसिमेट्रिक नहीं होता है, ये कभी एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होता है, क्योंकि 1 to 2 1 है तो 1 इक्वल टू 2 नहीं हो सकता है। सो विथ रेस्पेक्ट टू दिस सिमेट्रिक पेयर्स, इसको हम थोड़े देर के लिए सिमेट्रिक पेयर बोलेंगे। विथ रेस्पेक्ट टू सिमेट्रिक पेयर जो है, अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं रहना है, यानी ये भी है तो बी ए नहीं रहना है। फॉर एग्जाम्पल ये रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ये नहीं होना है व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी।
बट इसमें क्या हो सकता है, सेल्फ लूप हो सकता है। नहीं, सेल्फ लूप होना है नहीं है, सेल्फ लूप हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें दिक्कत कहां आ रहा है, आपको प्रॉब्लम कहां हो रहा है? देखो, अगर आप u रिलेटेड टू v बोल रहे थे, u टू v एज है, v रिलेटेड टू u ये भी है, मगर u नॉट इक्वल टू v है। u रिलेटेड टू v है, v रिलेटेड टू u है, मगर u नॉट इक्वल टू v है। सो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं हुआ है, एंटीसिमेट्रिक नहीं हुआ है। समझ में आया है? सिंपल सी बात है। फिर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या चेक करना है? सपोज u रिलेटेड टू v है एंड v रिलेटेड टू u से समथिंग एल्स, ओके, w सपोज वर्टिसेस से uv w वर्टिसेस, u v से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या होता है, u टू v एज है, v रिलेटेड टू w यानी v टू w एज है। कोई गारंटी है दैट u रिलेटेड टू w हो सकता है हमेशा? इज इट गारंटीड? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरा ग्राफ ऐसा है 1 2 3 4, देखो 1 रिलेटेड टू 2 क्योंकि 1 2 के बीच में एज है, 2 रिलेटेड टू 3 क्योंकि 2 3 के बीच में एज है, मगर 1 रिलेटेड टू 3 होगा, फेल। देखो, आपको ना जब भी कोई प्रॉपर्टी गलत है बोलना है तो एक एग्जाम्पल बस है, यू डोंट हैव टू शो जनरली, ओके, आपको बस एक काउंटर एग्जाम्पल की जरूरत होता है। सो ऑब्वियसली क्या है, इधर 1 रिलेटेड टू 2 है, 2 रिलेटेड टू 3 है, मगर 1 रिलेटेड टू 3 हमेशा होने की जरूरत नहीं है, मे भी हो सकता है बट गारंटी नहीं है, ओके। सो इसके कारण ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो बस ये जो है ना सिमेट्रिक है और इररिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और इररिफ्लेक्सिव है। सो ऐसी क्वेश्चन में हम जनरली क्या होता है सर, हम जनरली सोचते हैं ऐसे क्वेश्चंस लाइक ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी ग्राफ थ्योरी का है, बट क्वेश्चन तो आपका रिलेशंस का ही है। अगला क्वेश्चन, लेट जी बी अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ ए लूप एट एवरी वर्टेक्स, ओके, इट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ ए लूप एट एवरी वर्टेक्स। इसमें क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, हर एक वर्टेक्स के पास आपको लूप है, हर एक वर्टेक्स के पास आपको लूप है इस ग्राफ में, यानी इट इज अ ग्राफ विथ सेल्फ लूप एट एवरी वर्टेक्स। A relation R on set of vertices G says that U related to V if and only if there is an edge associated to UV। देखो, ये दोनों क्वेश्चन जो है ना रोजन बुक का क्वेश्चन से डायरेक्टली लिया था, ओके, टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ओके। अभी ये कौन सी ग्राफ है, इसमें लूप्स है, इसमें लूप्स है, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है, ओनली क्या है ना, ये सिंपल ग्राफ नहीं है, इसमें सेल्फ लूप्स है। अभी आपको चेक करना है ये कौन सी टाइप ऑफ रिलेशन सेटिस्फाई करता है, हमें चेक करना, यानी कौन सी टाइप ऑफ रिलेशन है, ओके, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव, ये पूरा आपको चेक करना पड़ेगा। पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, यानी एवरी वर्टेक्स शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये कब होगा सर, एवरी वर्टेक्स रिलेटेड टू इटसेल्फ कब होगा, हर एक वर्टेक्स के पास सेल्फ लूप हुआ तो, इसमें ना with loop at every vertex दे दिया गया है। So obviously u related to u for all u, for every vertex u related to u। क्यों सर? Because self loop है, okay, because self loop for every vertex है, for every vertex के लिए u related to u, यानी u से u edge है, self loop है, therefore ये रिफ्लेक्सिव है, और इसी के कारण ये इररिफ्लेक्सिव नहीं है, इसी के कारण ये इररिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि जब भी रिफ्लेक्सिव हुआ तो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव हुआ तो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके बाद में सिमेट्रिक, देखो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ जब भी बोलते हो ना, अनडायरेक्टेड ग्राफ बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक है, क्योंकि u से v एज है तो v टू u ऑब्वियसली एज होगा। सो आप कॉमन सेंस से भी इसको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि u रिलेटेड टू v, इसका मतलब u टू v एज है, इसका मतलब v टू u ऑल्सो एज देयर, सो v रिलेटेड टू u हो गया है, सो ये सिमेट्रिक हो गया है। सो ये इसके कारण, यानी u टू v एंड v टू u वेयर u नॉट इक्वल टू v, इसके कारण ये सिमेट्रिक बन रहा है। सो ये असिमेट्रिक बिल्कुल नहीं बनेगा, सो ये क्या है ना, असिमेट्रिक नहीं बनेगा।
इट इज नॉट असिमेट्रिक। और इसी के कारण, क्योंकि देखो जब भी असिमेट्री ये बी बी ए ये नॉट इक्वल टू बी ए का कारण, ये दोनों आपके रिलेशन है, ये दोनों आपके रिलेशन में है, इसके कारण एसिमेट्री फेल हुआ तो एंटी सिमेट्री भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस ना ये भी है बी ए है मगर ये नॉट इक्वल टू बी है, सो इसके कारण ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। देखो अगर आप प्रीवियस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे, क्या फर्क है सर? कोई अंतर नहीं है, ओनली डिफरेंस जो है ना सेल्फ लूप मिल रहा है, और इस सेल्फ लूप से आपको कोई नया प्रॉपर्टी तो आने वाला नहीं है। ट्रांस टू भी वही एग्जाम्पल से फेल हो जाएगा, वही एग्जाम्पल से आप ट्रांस टू फेल होता है बोल के दिखा सकते हैं। ओनली डिफरेंस क्या है ना, इधर आप सेल्फ लूप्स रखेंगे, इधर आप सेल्फ लूप्स रखेंगे। 1 to 2 एज है, 2 to 3 एज है, मगर 1 to 3 एज नहीं है, सो ट्रांस टू भी फेल हो जाएगा। इट इज नॉट ट्रांस टू भी फेल हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी फेल हो जाएगा। सो ये क्या हुआ है, बस ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हुआ, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। सो बस आपको ये रेगुलरली चेक करना है। ओके कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो दूसरे कॉन्सेप्ट में उस टर्मिनोलॉजी यूज करके क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। बस आपको वो टर्मिनोलॉजी क्या है समझना है और इस कॉन्सेप्ट को एज इट इज सॉल्व करना है। जैसे आपने कोई भी रिलेशन टाइप वेरीफाई करते हो ना, वैसे ही सॉल्व किए थे। ओनली थिंग इज एज है या नहीं वही चेक करते ना बस। सो दिस वन सिंपल एग्जांपल है। अब ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है ना, रिप्रेजेंटिंग रिलेशंस यूजिंग ग्राफ्स, यानी अगर मेरे पास एक रिलेशन ऑन ए सेट है तो मैं उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकता हूं या नहीं। लेट अस सी दिस नाउ। ओके सपोज लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ हम एक रिलेशन को ग्राफ यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सपोज आर इज रिलेशन ऑन वर्टेक्स सेट ये है। फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, every element of A is denoted by a vertex। वर्टेक्स बोल सकते हो, नोड भी बोल सकते हो। इधर क्या होता है, हर एक वर्टेक्स, हर एक एलिमेंट ऑफ दिस सेट को हम एक वर्टेक्स की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरी बात, सपोज वर्टेक्स यू और एलिमेंट यू, ओके लेट अस से ये रिलेटेड टू बी है, ये रिलेटेड टू बी है, वेयर ए बी आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ये है, तो देन ए इज डिनोटेड बाय ए वर्टेक्स, बी इज डिनोटेड बाय ए वर्टेक्स एंड द रिलेशन, बिकॉज ए टू बी रिलेशन है ना, सो वी शो ए डायरेक्टेड एरो बिटवीन ए टू बी। सी अनडायरेक्टेड ग्राफ हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखे थे, उसमें क्या ना ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू बी ये भी है। ओके सो उसमें क्या ना बाय डिफॉल्ट आ जाता है। बट अगर आप जो रिलेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो डायग्राफ ही बनेगा। सो इधर ये रिप्रेजेंटिंग रिलेशन यूजिंग ग्राफ्स होता है, ये डायग्राफ ही होता है, बाय डिफॉल्ट ये डायग्राफ ही होता है। समझ में आया है? सो ये रिलेटेड टू बी है तो ये टू बी आप एक डायरेक्टेड एज लिख देंगे। सपोज ये सेट जो है ये इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, और मैंने एक रिलेशन ऑन ये डिफाइन किया था, एक रिलेशन ऑन ये मैं डिफाइन कर रहा हूं, कोई भी रिलेशन, बिकॉज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज रिलेशन ऑन ये। ओके मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं 1 1 1 2 1 4 2 3 3 1 3 4 4 2, ऐसा कोई रिलेशन डिफाइन किया। सो हम इसको ग्राफ से डिनोट कर सकते हैं। यस कैसे डिनोट करेंगे सर, हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ये को एक वर्टेक्स की तरह डिनोट करेंगे,
और आपको डाउट आएगा सर ये वर्टेक्स कहाँ पे लिखना है, लाइन पे लिखना है, सर्किल, आप कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, ओके। बट आप थोड़ा रिलेशन लिखने के बाद अगर इफ इट इज वेरी क्लमजी, थोड़ा क्रॉस ओवर्स एक्स्ट्रा हो रहा है तो थोड़ा नीटली ड्रॉ करने की कोशिश करो विथ ऑब्जर्वेशन, ओके। ऐसे कोई रूल नहीं है इसके लिए, ओके। ओनली रूल है हर एक एलिमेंट ऑफ ए शुड बी ए वर्टेक्स, हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए को एक वर्टेक्स की तरह डिनोट करना है, और ये रिलेटेड टू बी है तो उसके बीच में एज। अब देखेंगे 1 to 1 यानी सेल्फ लूप आ गया है, 1 to 2 और ये डायरेक्टेड एडजेस ही है, 1 to 2 डायरेक्टेड एज है, 1 to 4 1 से 4, 2 to 3 डायरेक्टेड एज मिल गया है, 3 to 1 एज मिल गया है, 3 to 4 एज मिल गया है, और 4 to 2 भी एज मिल गया है। देखो ये डायग्राफ ड्रॉ करने से एडवांटेज क्या होता है, देखो ये डायग्राफ अगर आप रिलेशंस के लिए ड्रॉ करेंगे, सपोज आपको रिलेशन ऐसे दे दिया है और एग्जाम में पूछा है ये कौन सी टाइप ऑफ रिलेशन है, हम ये डायग्राफ से हम बोल सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट, ये सब हम बोल सकते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सेल्फ लूप एट एवरी वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स के पास सेल्फ लूप होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव है, 1 के पास तो सेल्फ लूप है, 2 नहीं, मींस एवरी वर्टेक्स शुड हैव ए सेल्फ लूप, ओके। यू शुड हैव ए सेल्फ लूप एट एवरी वर्टेक्स, सेल्फ लूप एट एवरी वर्टेक्स होना चाहिए, हुआ नहीं, नहीं नहीं। सो इस एग्जांपल में तो ये नहीं है। इररिफ्लेक्सिव ये कब होगा, इररिफ्लेक्सिव कब होगा, नो सेल्फ लूप एट एन, मींस सेल्फ लूप एट एनी, मीन एट एवरी वर्ट, मीन यू टेक एनी वर्टेक्स, उसके पास सेल्फ लूप नहीं रहना चाहिए, नो सेल्फ लूप्स। सेल्फ लूप्स तो ऑब्वियसली वर्टेक्स के पास ही रहता है ना, सो वही नो सेल्फ लूप्स, कोई सेल्फ लूप्स होना नहीं चाहिए। इसमें ना 2 के पास नहीं है, 3 के पास नहीं है, 4 के पास नहीं है, मगर 1 के पास, मगर 1 के पास है ना, सो इसके लिए ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये जो रिलेशन दिया है ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। फिर सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करने के लिए मैं बस सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं। अगर ए टू बी डायरेक्टेड एज है तो बी टू ए डायरेक्टेड एज होना चाहिए, अगर ए टू बी डायरेक्टेड एज है तो बी टू ए भी डायरेक्टेड एज होना चाहिए। सो अगर ए टू बी एज है मगर बी टू ए एज नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर ए टू बी एज, बी टू ए एज, वेन एवर ओके ए टू बी एज है तो बी टू ए एज होना चाहिए, और इसमें चेक करेंगे। इधर देखो 1 to 2 एज है मगर 2 to 1 एज नहीं है ना, सो इसके कारण ये सिमेट्रिक भी नहीं। देखो मैं जनरल एग्जाम्पल बोल रहा हूं और इस एग्जाम्पल से, यानी जनरल डेफिनेशन बोल रहा हूं और इस एग्जाम्पल से ओके वो वेरीफाई कर रहा हूं, यानी इस प्रॉब्लम के लिए और इस एग्जाम्पल के लिए वो वेरीफाई कर रहा हूं। सो ग्राफ देख के आप बता सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, इररिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, वो सब बोल सकते हैं। और एसिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, एसिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, जब भी ए टू बी अगर डायरेक्टेड एज है तो बी टू ए एज नहीं होना चाहिए, ए टू बी एज है तो बी टू ए एज नहीं होना चाहिए, वेनेवर ए टू बी एज है तो बी टू ए एज नहीं होना चाहिए। इसमें देखो 1 to 2 है, 2 to 1 नहीं है, हैप्पी, 2 to 3 है, 3 to 2 नहीं है, कोई बात नहीं, हैप्पी, 1 to 4 है, 4 to 1 नहीं है, हैप्पी, 3 to 4 है, 4 to 3 नहीं है, 2 to 4 है मगर 4 to 2 नहीं है। सो यू टेक एनी ए टू बी टू ए नहीं है, मगर इसमें एक दिक्कत है, 1 to 1 है फिर 1 to 1 है, सो इसके कारण ये फेल हो रहा है। देखो 1 to 1 वो ये हो गया ना, ए टू बी टू ए हो गया है, सो कोई भी ए टू बी है तो बी टू ए नहीं आना है,
सो सेल्फ लूप्स भी नहीं रहना है। सो एसिमेट्रिक के लिए ए टू बी टू ए नहीं रहना चाहिए अगर ये भी डिफरेंट है तो, और सेल्फ लूप्स नहीं रहना चाहिए। अगर आप इसको डिफरेंटली यानी क्लियरली बोलना चाहते हो, ए टू बी एज है तो बी टू ए एज नहीं होना है जब ये नॉट इक्वल टू बी है, और सेल्फ लूप्स नहीं होना है। सो बिकॉज इसमें सेल्फ लूप है ना, ये जो है ना एसिमेट्रिक नहीं हुआ है। बट अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे इस एग्जाम्पल को, ये एसिमेट्रिक किस लिए फेल हुआ है, ये एसिमेट्रिक किस लिए फेल हुआ है, ये एसिमेट्री फेल हुआ है लाइक 1 2 है 2 1 है, इसके कारण यानी सिमेट्रिक पेयर्स के कारण फेल हुआ है या सेल्फ लूप्स के कारण फेल हुआ है। सो ये एसिमेट्री सिमेट्रिक पेयर्स के हिसाब से फेल नहीं हुआ है, यानी सिमेट्रिक पेयर्स ये भी है तो बी ए नहीं है, कहीं पे भी देखो ये भी है मगर बी ए नहीं है, सो उसके हिसाब से अच्छे है। मगर बिकॉज ऑफ द सेल्फ लूप्स ये एसिमेट्री फेल हुआ है, बिकॉज ऑफ द सेल्फ लूप ये एसिमेट्री फेल हुआ है। सो जो भी रिलेशन एसिमेट्री फेल होता है बिकॉज ऑफ सेल्फ लूप्स और बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सिव एलिमेंट, वो डेफिनेटली एंटी सिमेट्रिक बनता है। सो ये जो है ना एंटी सिमेट्रिक। देखिए मैं आपको जब डेफिनेशन बताया था तभी बताया था एंटी सिमेट्रिक का। एंटी सिमेट्रिक जो है ये एसिमेट्रिक के है, अंदर से एसिमेट्रिक ही है, मगर ये ना रिफ्लेक्सिव पेयर्स या रिफ्लेक्सिव एलिमेंट बोलो पेयर बोलो क्या भी, ओके। सो टर्मिनोलॉजी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। सो इधर सेल्फ लूप्स, डायग्राफ में क्या है ना सेल्फ लूप्स, सो सेल्फ लूप्स अलो करता है। एसिमेट्री में सेल्फ लूप नॉट अलाउड है, मगर एसिमेट्री फेल्ड ड्यू टू सेल्फ लूप्स हुआ तो, और एसिमेट्री फेल्ड ड्यू टू दोस रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स हुआ तो, ये जो फेल हुआ ना एसिमेट्रिक, वो एंटीसिमेट्रिक डेफिनेटली बनता है, ये एंटीसिमेट्रिक डेफिनेटली बनता है। देखिए वेरिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक जो है ना बहुत ही सिंपल है, इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। मगर वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजिटिव इज नॉट दैट सिंपल, क्योंकि आपको हर ए बी बी सी के लिए ए सी चेक करना होता है। मे बी सिंपल एग्जाम्पल में आप शायद चेक कर सकते हो लाइक 1 to 2 है, 2 to 3 है, मगर 1 to 3 नहीं है, इसके कारण ये ट्रांजिटिव नहीं है, इजीली बोल सकते हो ऐसा एक काउंटर एग्जाम्पल पकड़ के। मगर वो काउंटर एग्जाम्पल फाइंड आउट करना भी इतना इजी नहीं होता है हमेशा। सो इसलिए ट्रांजिटिव वेरिफिकेशन के लिए हम जनरली क्या कर सकते हैं, ये वार्शल एल्गोरिथम बोल के एक एल्गोरिथम रहता है, उसमें क्या है ना हम ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रांजिटिव क्लोजर, अगर वो ट्रांजिटिव क्लोजर सेम एज ओरिजिनल ग्राफ हुआ तो फिर क्या बोल सकते हैं, ये ट्रांजिटिव है बोल के बोल सकते हैं। सो दैट मेथड वी हैव टू यूज, उसको हम बोलते हैं वार्शल एल्गोरिथम। ओके, मैं इस सेशन में तो नहीं बता रहा हूं, बट उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। मगर ऐसी एग्जाम्पल में कभी भी दिए तो क्या करेंगे हम, क्योंकि ऐसे सिंपल वेरिफिकेशन नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना है, हर एक वर्टेक्स के पास आपको लूप रहना है। इररिफ्लेक्सिव के लिए सेल्फ लूप कोई भी नहीं रहना है। सिमेट्रिक के लिए ए टू बी है तो बी टू ए है या नहीं चेक करना है। एसिमेट्रिक के लिए ए टू बी है तो बी टू ए नहीं रहना है, सेल्फ लूप्स नहीं रहना है। एंटी सिमेट्रिक जो है ना एसिमेट्री है विथ रेस्पेक्ट टू दिस सिमेट्रिक पेयर्स, मगर उसमें सेल्फ लूप हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। ट्रांजिटिव के लिए वही है, ए टू बी एज है, बी टू सी एज है तो ए टू सी एज नहीं रहना चाहिए, सॉरी, ए टू बी एज है, बी टू सी एज है तो ए टू सी एज रहना चाहिए, वो ट्रांजिटिव होता है। बस आपको एक काउंटर एग्जांपल लेके वेरीफाई करना पड़ेगा। इट इज नॉट दैट इजी ऑलवेज। ओके, सो इसमें तो मैं आराम से बता सकता हूं। अगर आपको वेरीफाई करना है तो ट्रांजिटिव क्या वेरीफाई करना है, ट्रांजिटिव के लिए आपको ये वेरीफाई करना है, अगर ए टू बी एज है और बी टू सी एज है तो आपको चेक करना है ए टू सी एज है या नहीं, ये वेरीफाई करना है आपको। इस एग्जांपल में तो फेल है क्योंकि 1 to 2 है, 2 to 3 है, मगर 1 to 3 तो नहीं है, ये 3 to 1 है। सो इसके कारण ये फेल होता है। सो हम ग्राफ यूज करके रिलेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपका क्वेश्चन जो है ना रिलेशन के ऊपर है,
ओके, मगर टर्मिनोलॉजी जो है ग्राफ के ऊपर। ओके, सो देर ऑल पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड। अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। एक मिनट, ये कहां से आ गया है? अगला कॉन्सेप्ट, सब ग्राफ। व्हाट इज सब ग्राफ? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सब ग्राफ क्या होता है। ओके, ए सब ग्राफ H is equal to V dash E dash of a graph G is equal to V is such that V dash is subset of V and E dash is सबसेट ऑफ ई। देखिए सिंपल से एग्जांपल है, कुछ भी नहीं है, पार्ट ऑफ द ग्राफ विच इटसेल्फ इज ए ग्राफ। जेनरिक टर्मिनोलॉजी से समझना बेहतर होता है। मैं पहली क्लास में बताया था द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड ग्राफ्स इज बाय ग्राफ्स। सो ग्राफ्स को समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? ग्राफ्स को ग्राफ से समझना सबसे बेहतर है। सो इधर क्या है ना, सब ग्राफ क्या होता है, उसमें भी ग्राफ ही है, वो बेसिकली वो ग्राफ ही होता है, उसमें वर्टेक्स सेट होता है, एज सेट होता है। ओके, और ये सब ग्राफ H को G के सब ग्राफ कब बुलाएंगे सर? इसका वर्टेक्स सेट इसके सबसेट होना चाहिए, यानी ओरिजिनल ग्राफ के सबसेट होना चाहिए, इसका एज सेट जो है इसका सबसेट होना चाहिए। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है सर। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल। हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मेरे पास एक ग्राफ है। ओके, सपोज द वर्टिसेस आर से 1 2 3 4 एंड लेट अस अज्यूम दैट द एडजेस आर द फॉलोइंग। इसमें जो एडजेस है ना, ये एडजेस है। सो इसका लेबलिंग भी कर लेता हूं। देखो ये 1 2 3 4 जो है ना, वर्टेक्स का लेबल्स बोलते हैं, और ये ABCDE जो भी लिख रहा हूं मैं ना, सो ये ABCDE जो भी लिखा हूं वो होते हैं एड्ज लेवल्स। ओके, देखो कभी कभी जो है ना एड्ज के ऊपर कुछ वैल्यूज भी हो सकता है, उसको वेट्स बोलते हैं, और उस ग्राफ को हम वेटेड ग्राफ बोलेंगे। ओके, इधर हमें वेटेड ग्राफ की जरूरत नहीं है, आगे डिस्कस करेंगे। मोस्टली आपके एल्गोरिथम कोर्स में यूज होता है, लाइक स्पैनिंग ट्रीज जब आप डिस्कस करते हो ना, उधर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए ये आपका ग्राफ है, ये आपका ABCDE जो है आपका एड्जेस है। सो ये आपका ग्राफ और ये एड्जेस है। सो ये मेरा ग्राफ है सर, एंड ग्राफ में वर्टेक्स सेट जो है ना, ये 1 2 3 4 सॉरी, वर्टेक्स सेट जो है 1 2 3 4 है। अब चाहे तो लिख सकते हो 1 2 3 4, और एड्ज सेट जो है ना, क्या है एड्ज सेट? ABCDE। सो इस ग्राफ का सब ग्राफ क्या है? देखिए मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। एक सिंगल वर्टेक्स 1 लिया था, इज इट ए सब ग्राफ? यह सब ग्राफ होगा। इस ग्राफ का यह सब ग्राफ होगा या नहीं? सब ग्राफ के लिए क्या कंडीशन है सर? इसमें जो वर्टिसेस है, ओके, वो वर्टेक्स सेट जो है ना इसका सबसेट होना चाहिए। इसमें वर्टेक्स सेट क्या है? 1 है, सेट 1 है। सो इसका वर्टेक्स सेट क्या है ना, ये भी V डैश E डैश लिख सकते हैं ना। सो इसका वर्टेक्स सेट क्या है सर? व्हाट इज द वर्टेक्स सेट इसका? ये तो वर्टेक्स सेट जो है 1 है। सो 1 जो है इसकी पार्ट है ना सबसेट, और इसका एज सेट क्या है? ये एम्प्टी सेट है, यानी इसको नल ग्राफ बोल सकते हैं। जिस ग्राफ में कोई एडजस्ट नहीं होता है उसको नल ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नल ग्राफ। ओके, एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का सबसेट होता है, सो ऑब्वियसली ये सब ग्राफ। देखो सब ग्राफ ऐसा समझने में बहुत ही मुश्किल होता है सर, बस पार्ट ऑफ द ग्राफ, देखो इसी ग्राफ से बना हुआ एक पार्ट होना चाहिए, वो अपने आप में एक ग्राफ है। सो ये खुद से ग्राफ होना चाहिए और इसके पार्ट होना चाहिए। मैं कुछ और एग्जांपल्स लिख देता हूं, अभी ये पूरा स्टोरी नहीं लिखता हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं H2 बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें ना 1 2 3 4
मैंने चारों वर्टिसेस लिए, ओके चलो ये निकाल देता हूं फॉर सिंप्लिसिटी। 1, ओके 4, नहीं तो ये निकाल देता हूं कोई भी, 2, 1 2 4 लिया था और ये एडजस्ट लिया था, यानी ये भी एडजस्ट लिया था, बना सकते हैं ना। देखो ये 1 2 4 इसके पार्ट है, यानी इसी ग्राफ से लिया था 1 2 4, और ये एड्ज इस ग्राफ में है, ये बी एड्ज भी इस ग्राफ में है, सो ये भी सब ग्राफ ही है, ये भी सब ग्राफ ही है। अब ध्यान से देखिएगा, और एक सब ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ओके। इसमें ना सेम 1 2 4 वर्टिसेस ही लेता हूं, मगर इस बार क्या करता हूं, 1 2 2 जो एड्ज है वो भी ड्रॉ कर लेता हूं, 1 2 4 जो है एड्ज वो भी ड्रॉ कर लेता हूं, 2 2 4 जो एड्ज है वो सी है ना उसको भी ड्रॉ कर लेता हूं। समझ में आया है? यानी 1 2 4 वर्टिसेस लिया था, वो ओरिजिनल ग्राफ के पार्ट ही है, यानी ओरिजिनल ग्राफ का वर्टिसेस का सबसेट ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये बी सी एडजस्ट जो ओरिजिनल ग्राफ में है वही लिया था, मगर इस सब ग्राफ में एक स्पेशलिटी है। देखो इधर हमने 1 2 4 वर्टिसेस यूज किया है, इधर भी 1 2 4 वर्टिसेस यूज किए हैं। H2 H3 ध्यान से देखिएगा, H2 H3 ध्यान से देखिएगा, H2 में भी हमने 1 2 4 को ही यूज किया है, H3 में भी हमने 1 2 4 को ही यूज किया है, मगर H3 में क्या स्पेशलिटी था? H3 में क्या स्पेशलिटी था? देखो ये H3 में स्पेशलिटी ये है, ये वर्टिसेस 1 2 4 के साथ साथ 1 2 4 वर्टिसेस के साथ साथ उसके बीच में जो भी एडजस पॉसिबल है एंड विच आर इन द ओरिजिनल ग्राफ, यानी 1 2 4 के बीच में जो भी एडजस विच आर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल ग्राफ आर आल्सो प्रेजेंट हियर, यानी वही पार्ट है ये, यानी 1 2 4 वर्टिसेस ही नहीं, उसके बीच में जो एडजस्ट ओरिजिनल ग्राफ में है वो सब इसमें शामिल हुआ, तो ऐसी सब ग्राफ को हम बुलाएंगे इंड्यूस्ड सब ग्राफ। ऐसी सब ग्राफ को हम क्या बुलाएंगे सर? इंड्यूस्ड सब ग्राफ बुलाएंगे, एंड इट इज इंड्यूस्ड सब ग्राफ बाय वर्टेक्स सेट 1 2 4 बुलाएंगे। ये जो है ना 1 2 4 वर्टेक्स सेट से इंड्यूस किया गया सब ग्राफ है, मगर ये जो है ना जस्ट सब ग्राफ यूजिंग वर्टिसेस 1 2 4, मगर 2 4 के बीच में एड्ज इसमें शामिल नहीं है, ये इंड्यूस्ड सब ग्राफ नहीं है, ये तो बस सब ग्राफ है, मगर ये जो है ना इंड्यूस्ड सब ग्राफ, क्योंकि 1 2 4 वर्टिसेस के साथ साथ ऑल एडजेस विच आर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल ग्राफ भी इसमें शामिल होते हैं, उसको हम बुलाएंगे इंड्यूस्ड सब ग्राफ। क्या बुलाएंगे? इंड्यूस्ड सब ग्राफ। ओके, अभी ध्यान से देखिएगा, अभी ध्यान से देखिएगा फिर से, अरे यार एग्जाम्पल लेता हूं, ओके यही एग्जाम्पल ले लेता हूं, सी 1 2 3 4 सर्कुलरली है, और ये बी सी डी ई है। अब और एक स्पेशल टाइप ऑफ सब ग्राफ मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। देखिए इसमें ना ये ग्राफ है आपका, और ये सब ग्राफ देखिएगा, इस सब ग्राफ में ना हर एक वर्टेक्स प्रेजेंट है, हर एक वर्टेक्स प्रेजेंट है, एडजस्ट में भी फ्यू एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं, कोई भी ऐसी सब ग्राफ जो ओरिजिनल ग्राफ के हर एक वर्टेक्स को कंटेन करता है, उसे हम बोलेंगे स्पैनिंग सब ग्राफ। ये क्या होता है सर? स्पैनिंग सब ग्राफ। क्या होता है स्पैनिंग सब ग्राफ का मतलब? सब ग्राफ कंटेनिंग ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ। ये क्या है ना सर? सब ग्राफ कंटेनिंग all the vertices of the
ओरिजिनल ग्राफ, जो ओरिजिनल ग्राफ है ना उसका हर एक वर्टेक्स कंटेन करते हुए सबग्राफ को हम बुलाएंगे स्पैनिंग सबग्राफ। ऐसी सबग्राफ को हम क्या बुलाएंगे सर? स्पैनिंग सबग्राफ। नाउ एडजस्ट, देखो एडजस्ट होने दो या नहीं होने दो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई एड्ज नहीं तो नल ग्राफ ही होता है, बट स्पैनिंग तो हो जाएगा। स्पैनिंग का मतलब हर एक वर्टेक्स ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ इसमें रहना है, उसे बोलेंगे हम स्पैनिंग सबग्राफ। क्या बोलेंगे उसको? स्पैनिंग सबग्राफ। अब और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, यह होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ। क्या है ये कॉन्सेप्ट? कॉम्प्लीमेंट। मगर ये कॉम्प्लीमेंट जो है ना हर एक ग्राफ के लिए डिफाइन नहीं करते हैं बेटा। ये कॉम्प्लीमेंट जो है ना, कॉम्प्लीमेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर सिंपल ग्राफ्स। ओनली सिंपल ग्राफ्स के लिए हम डिफाइन करते हैं। पहले मैं आपको है ना इस कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन यानी एग्जाम्पल से समझा देता हूं, फिर हम उसको ड्रॉ करके या डेफिनेशन लिख के समझने की कोशिश करेंगे। सी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर? सपोज मेरे पास एक ग्राफ है, आप चाहे तो कोई भी बड़ा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं माय डियर फ्रेंड्स। 1 2 3 4 ये मेरा ग्राफ है, और जो एडजस्ट है मे बी दिस आर माय एडजस्ट से ए बी सी। आप चाहे तो ये भी एड्ज लिख सकते हैं, सो ए बी सी डी में भी। ये मेरा ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है, सो नो सेल्फ लूप्स, नो पैरेलल एड्जेस। अब क्या है ना, मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस ग्राफ चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस ग्राफ? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो कॉम्प्लीमेंट में ना पहले जो है ना, कॉम्प्लीमेंट में भी यही वर्टिसेस होता है 1 2 3 4, यही वर्टिसेस होता है 1 2 3 4, बट जो एडजस्ट ओरिजिनल ग्राफ में मिसिंग है वो एडजस्ट इसमें रहेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर टू वर्टिसेस आर not adjacent in the graph, those vertices are adjacent in the complement. ओके देखो इधर 1 3 के बीच में एड्ज ओरिजिनल ग्राफ में नहीं है, इसमें वो आ जाएगा। 3 4 के बीच में एड्ज नहीं है, वो एड्ज आ जाएगा। सो बाकी 1 to 2 है तो उसमें नहीं आएगा, 2 to 3 उसमें है, इसमें है तो उसमें नहीं आएगा। सो ये कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा सर? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ और a simple graph is a graph containing same vertices, इसमें जो vertices है इसमें भी वही vertices रहेंगे, and two vertices are adjacent in G complement, two vertices G complement में adjacent होंगे if and only if they are not adjacent in G। so इसको हम एक definition की तरह भी आराम से लिख सकते हैं। So let us try to write the definition for complement of a graph. Complement of a simple graph G is equal to V is a simple graph। पहले वो भी simple graph ही होगा, वो कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो भी सिंपल ग्राफ ही होगा। ओके, विच कंटेन सेम वर्टेक्स सेट एज द ओरिजिनल ग्राफ। आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें समझ में आ जाएगा। इट कंटेन सेम वर्टेक्स सेट एज जी एंड एज सेट ई कॉम्प्लीमेंट सच दैट, यानी ये कैसे डिफाइन करते हैं? टू वर्टिसेस are adjacent in G complement। G complement में दो वर्टिसेस जो है adjacent, adjacent का मतलब कुछ नहीं होता है सर, वो वर्टिसेस जो है ना उसके बीच में एड्ज होना चाहिए, वर्टिसेस के बीच में एड्ज होना चाहिए। टू वर्टिसेस आर adjacent in G complement if and only if they are not adjacent in G। जो आपके ओरिजिनल ग्राफ में एडजेसेंट नहीं होंगे
वो इधर एडसेंट हो जाएंगे। ऑलरेडी मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया, जो ओरिजिनल ग्राफ में एडसेंट नहीं होंगे वो सब इसमें एडसेंट हो जाएंगे। सो इसे हम बोलेंगे सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सिंपल ग्राफ। क्या है सर? ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सिंपल ग्राफ बनता है। इज दैट क्लियर? आप चाहे तो मोर एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, you can take any big example, my dear friends. ये मेरा ग्राफ है। You can name like 1, 2, 3, 4, 5. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सॉरी, मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, सॉरी। या कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो ओरिजिनल ग्राफ में व्हाट एडजस्ट है वो इसमें नहीं रहेंगे। सो अगर आप इसको 1, 2, 3, 4, 5 ड्रॉ करेंगे, फिर क्या होगा? 1 जो है 2 से एडसेंट है, 5 से एडसेंट है। देखो 1 जो है ना 2 के एडसेंट है, यानी 1 to 2 एड है, 1 to 5 एडसेंट है। सो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? 1 जो है 2 से और 5 से एडसेंट नहीं होगा, ये जो है ना 3, 4 से एडसेंट होगा। ये जो है ना 3, 4 से एडसेंट होगा। फिर 2 जो है 1, 3 से एडसेंट है। सो 2 जो है 1, 3 से एडसेंट है। अभी क्या है ना 1, 3 छोड़ के बाकी वर्टिसेस से एडसेंट हो जाएगा, यानी ये जो है ना 4, 5 से एडसेंट होगा। फिर 3 जो है 2, 4 से एडसेंट नहीं होना चाहिए। 3 जो है 2, 4 से एडसेंट नहीं होना चाहिए, ये 1 से एडसेंट होगा और 5 से एडसेंट होगा। और 4 जो है 2, 1 से एडसेंट होगा, 5 जो है 1, 2 से एडसेंट होगा। सो जब भी आपके पास एक ग्राफ है तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट भी इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी if a graph is given, can you find the degree sequence? Suppose the graph is given, can you find the degree sequence? Yes or no? How many vertices are there in this graph? 5 vertices are there in this graph. So let us denote it by n. Number of vertices, let us denote it by n. So हम number of vertices को n से denote करेंगे, number of vertices को इधर n से denote करेंगे। इसमें 5 vertices है, इसका डिग्री सीक्वेंस लिखेंगे। इसका डिग्री क्या होगा? 2 होगा। 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 और इसका डिग्री क्या होगा? 2 होगा। सो अगर आप इस ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस लिखेंगे तो ये होगा 2, 2, 2, 2, 2। ये इस ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस है। फिर इस ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस क्या है सर? इस ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस, इसका डिग्री क्या है? 2 है। इसका डिग्री क्या है? 2 है। इसका डिग्री 2 है। इसका डिग्री 2 है। इसका डिग्री 2 है। सो ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस और इसका कॉम्प्लीमेंट का डिग्री सीक्वेंस सेम होता है क्या? सेम होता है क्या? इस एग्जाम्पल में हुआ है, बट इन जनरल ये स्टोरी नहीं होता है। ओके, ये एक्चुअली अगर आपको ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस दिए तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट का डिग्री सीक्वेंस कैसे मिलता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, अगर मैंने ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस दिया है, ये ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस है और इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है? 5 है। ओके, सो इसका मतलब है सपोज ये वर्टेक्स 1 है। सो इधर ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए सिंपली। ये वर्टेक्स 1 है, इसका डिग्री 2 है। इसका डिग्री क्या है? 2, यानी इसके ऊपर 2 एडजेस इंसिडेंट है। मगर इस ग्राफ में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 5 वर्टिसेस है ना। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस टू एक्सप्लेन दिस पार्ट। 1, 2, 3, 4, 5। सो इसका डिग्री क्या है ना? 1, 2 है और 2 मोर डिग्रीज पॉसिबल है। सिंपल ग्राफ के हिसाब से बता रहा हूं, 2 मोर डिग्रीज पॉसिबल है। सो मैक्सिमम डिग्री कोई
वर्टेक्स का क्या होता है, मैक्सिमम डिग्री कोई वर्टेक्स का क्या होता है। सो अगर ये वर्टेक्स है तो इसका डिग्री इस ग्राफ में 2 है, बट मैक्सिमम डिग्री क्या है, 4 पॉसिबल है। 4 में ऑलरेडी 2 इधर गया है, तो और कितना बचेगा 2, ये इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। सो अगर ग्राफ में 2 डिग्री है तो एक वर्टेक्स के पास 2 डिग्री है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट के पास कितना डिग्री रहेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट के पास कितना डिग्री रहेगा, समझ रहे हो बात। अगर ग्राफ के पास डिग्री 2 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट के पास कितना डिग्री रहेगा। देखो मैक्सिमम कोई भी वर्टेक्स का अगर 5 वर्टिसेस है तो कोई भी वर्टेक्स के लिए मैक्सिमम 1 2 3 4 डिग्री होना चाहिए। 4 का मतलब 5 - 1 यानी n-1 मैक्सिमम डिग्री है। अगर ग्राफ में यह वर्टेक्स का डिग्री 2 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट में इस वर्टेक्स का डिग्री क्या होगा। सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी n-1 है, उसमें से ये दोनों निकाल देना है। ये होता है डिग्री ऑफ दिस वर्टेक्स इन द कॉम्प्लीमेंट। सो अगर आपको डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इन ग्राफ पता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट का डिग्री क्या होता है, यानी इस वर्टेक्स का डिग्री कुछ 2 है तो कॉम्प्लीमेंट में इस वर्टेक्स का डिग्री क्या होगा, n-1 - 2। इधर n तो आपको पता है 5 - 1 - 2। देखिए यही आइडिया है, मैंने इधर एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। इन जनरल अगर आपके पास एक ग्राफ है और इसका डिग्री सीक्वेंस D1, क्या हुआ इसका डिग्री सीक्वेंस D1 D2 एंड सो ऑन Dn है। सपोज ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस D1 D2 Dn है। एक्चुअली मैक्सिमम डिग्री कोई वर्टेक्स का मैक्सिमम डिग्री पॉसिबल जो है n-1 था, बट n-1 में D1 डिग्री इधर आ गया है। कोई वर्टेक्स का मैक्सिमम डिग्री n-1 था, बट उसमें D1 डिग्री इधर आ गया है। सो फिर ग्राफ की कॉम्प्लीमेंट में इस वर्टेक्स का डिग्री क्या होगा। सो कॉम्प्लीमेंट में इस वर्टेक्स का डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री D1 है तो जो बाकी डिग्री पॉसिबल है इसको लग जाएगा, यानी इसका डिग्री जो है ना n-1 - D1 हो जाएगा। और इसका डिग्री क्या होगा, अगर ये वर्टेक्स का डिग्री D2 है तो इधर जो कॉम्प्लीमेंट में है ना, इसका डिग्री क्या होगा, n-1 - D2 हो जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए अगर इस वर्टेक्स का डिग्री Dn है तो कॉम्प्लीमेंट में सेम वर्टेक्स का डिग्री क्या होगा सर, n-1 - Dn होगा। सो अगर मैं आपको कोई भी सिंपल ग्राफ देता हूं, और उसका डिग्री से सीक्वेंस आपको पता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट का डिग्री सीक्वेंस भी आपको पता हो जाएगा। समझ में आया है, यही आइडिया है। सो लकीली इधर क्या है ना, ग्राफ और ग्राफ कॉम्प्लीमेंट का सेम डिग्री सीक्वेंस आया है, बट इट इज इन जनरल नहीं है। इस एग्जाम्पल में ऐसा हुआ है, बट जनरली क्या होगा, अगर ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस पता है तो आप जी कॉम्प्लीमेंट का डिग्री सीक्वेंस भी लिख सकते हैं। चलिए हम ये एग्जाम्पल देखेंगे। पहले ये डिग्री सीक्वेंस ग्राफिक है या नहीं चेक करेंगे, यानी ये कोई सिंपल ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस है या नहीं चेक करेंगे। अगर ये कोई सिंपल ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस है तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट का डिग्री सीक्वेंस भी लिखेंगे। ओके, फर्स्ट लेट अस चेक वेदर इट इज ग्राफिक और नॉट। ये ग्राफिक है या नहीं चेक करेंगे। क्या मतलब है ग्राफिक है या नहीं का मतलब क्या है, इस डिग्री सीक्वेंस से सिंपल ग्राफ बनता है या नहीं हमें चेक करना है। इस डिग्री सीक्वेंस से सिंपल ग्राफ बनता है या नहीं हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे सर, हमारे पास हैवेल-हैकिमी एल्गोरिथम, यूजिंग हैवेल-हैकिमी एल्गोरिथम हम ये चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे सर, पहले हम इसको ऑर्डर में लिख लेंगे 7 6 6 6 6 3 3 2। सो क्या करेंगे, इसमें कितने वर्टिसेस है ये भी बता सकते हैं ना, कितने वर्टिसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। सो नंबर ऑफ वर्टिसेस इसमें जो है ना 8 है। सो पहले ये डिग्री सीक्वेंस ऑफ सिंपल ग्राफ है या नहीं चेक करेंगे।
यानी ग्राफिक है या नहीं का मतलब ये डिग्री सीक्वेंस है, सिंपल ग्राफ बन सकता है या नहीं चेक करेंगे। पहले 7 हटा दो, हाईएस्ट डिग्री, फिर नेक्स्ट 7 डिग्रीज में से 1 काट दो। ये 7 हटा दिया था, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 डिग्रीज में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। 7 हटा दो, नेक्स्ट 7 डिग्रीज में से 1 हटा दो। सो क्या होगा, 7 तो गया, अभी 5 होगा, 5 होगा, 5 5 2 2 और 1, ये मिल गए। सो कभी कभी ये डिसऑर्डर हो जाता है, सो इसको फिर से ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। 5 5 5, कितने 5 है सर? 4 5 से गिनती ठीक से कर लो यार। 2 2 1, हाईएस्ट डिग्री 5 है, नेक्स्ट 5 डिग्रीज में से 1 2 3 4 5 5 है ओनली, 6 का नहीं, नेक्स्ट 5 डिग्रीज में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। सो क्या होगा, 4 4 4 1 1 और ये 1, फिर से ऑर्डर में लिखेंगे 4 4 4 1 1 1, हाईएस्ट 4 है, नेक्स्ट 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या होगा, 3 3 0 0 1, फिर से ऑर्डर में लिखेंगे। करेक्ट किया था ना, कोई एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं था? 6 4 3 7 5 4s 2s and 1s, 1 2 3 2 2 3 4s 2 1s and 1s, 3 4s 3 1s, ओके 1 1। सो ये क्या हुआ है, -1 करने से 3 3, ये 0 0 1 हुआ है। फिर से ऑर्डर में लिखो 3 3 1 0 0, ये हाईएस्ट डिग्री 3 है, सब्ट्रैक्ट 1 कर लो। ये -1 करने से, ये तो सिंपल ग्राफ नहीं है, ओके, ये तो सिंपल ग्राफ नहीं है। अभी ऑब्वियसली सिंपल ग्राफ नहीं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? ओके, ओनली सिंपल ग्राफ के लिए कॉम्प्लीमेंट डिफाइन कर सकते हैं। अभी ये चेक करेंगे। सो ये तो ग्राफिक ही नहीं है, सो ग्राफ बिकॉज नेगेटिव आ गया तो नॉट ग्राफिक, सो ये तो ग्राफिक ही नहीं है, नॉट ग्राफिक है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे। ये ग्राफिक होता है नहीं, चेक करेंगे। पहले हाईएस्ट डिग्री से हाईएस्ट डिग्री निकालेंगे, नेक्स्ट 7 है तो नेक्स्ट 7 डिग्रीज में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो क्या होगा, ये 5 4 3, ओह ये कभी कभी 5 4 3 3 2 1 और 0 है। फिर इसको ऑर्डर में लिख लो, 5 4 3 3 2 1 और 0, हाईएस्ट 5 निकाल दो, नेक्स्ट 5 डिग्रीज में से 1 काट लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। सो क्या होगा, ये 3 2 2 1 0 और 0, फिर से ऑर्डर में लिखेंगे 3 2 2 1 0 0, हाईएस्ट डिग्री 3 है, नेक्स्ट 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1, ये 1 1 0 0 0, फिर ऑर्डर में लिखेंगे 1 1 0 0 0, हाईएस्ट डिग्री निकालो, नेक्स्ट 1 सब्ट्रैक्ट करो, क्या होगा 0 0 0 0। सो अगर आपको पूरे 0 आ गए तो स्टॉप करेंगे, ये ग्राफिक है। सो इसका मतलब है, अरे ये क्या कर रहा है, ये ग्राफिक है, सिंपल ग्राफ, दिस इज डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए सिंपल ग्राफ। सो जब भी आपको डिग्री सीक्वेंस ऑफ सिंपल ग्राफ मिल गया तो क्या करेंगे, हम इसका कॉम्प्लीमेंट का भी डिग्री सीक्वेंस लिख सकते हैं। सो नॉट ओनली दिस, इसका कॉम्प्लीमेंट का भी हम डिग्री सीक्वेंस लिख सकते हैं। सो मैं काम करता हूं, यही किया था ना, सॉरी, अच्छा इसका 1 सेकेंड, ओके चलिए। मैं
एक सिंपल एग्जांपल लेके ये हैवल हेकमी क्यों वर्क करता है वो भी डिस्कस करता हूं। ये डिग्री सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिखने के बाद, डिग्री सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिखने के बाद ये हैवल हेकमी एल्गोरिथम कैसे काम करता है विद ए सिंपल एग्जांपल आपको समझाता हूं। ओके, चलिए पहले इसको क्लियर कर लेंगे। दिस इज डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए सिंपल ग्राफ, दिस इज डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए सिंपल ग्राफ। और इधर कितने वर्टिसेस है माय डियर फ्रेंड्स, कितने वर्टिसेस है इसमें, कितने वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस है। अगर ये डिग्री सीक्वेंस ऑफ सिंपल ग्राफ है तो व्हाट इज डिग्री सीक्वेंस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। सो ये ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस है, दिस इज डिग्री सीक्वेंस, ये जो है ना डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए सिंपल ग्राफ, डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए सिंपल ग्राफ है ये। अगर ये डिग्री सीक्वेंस ऑफ सिंपल ग्राफ है तो व्हाट इज द डिग्री सीक्वेंस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज द डिग्री सीक्वेंस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना उसका डिग्री सीक्वेंस क्या होगा। ओके, कॉम्प्लीमेंट का डिग्री सीक्वेंस क्या होगा। सो ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस 7 6 5 4 4 3 2 1 है तो कॉम्प्लीमेंट का डिग्री सीक्वेंस क्या होता है सर। ये देखो n इज 8 है, सो ये होगा n माइनस 1 माइनस d1। सो n माइनस 1, सो इधर ही लिख रहा हूं n माइनस 1 वैल्यू क्या है, n वैल्यू 8 है तो n माइनस 1 वैल्यू 7 है। ध्यान से देखिएगा, n वैल्यू 8 है तो n माइनस 1 वैल्यू 7 होगा। सो n माइनस 1 माइनस दिस वैल्यू d1, सो 7 माइनस 7 होगा, 7 माइनस 6 होगा, 7 माइनस 5 होगा, 7 माइनस 4 होगा, 7 माइनस 4 होगा, 7 माइनस 3 लिखा हो ना, ठीक हाँ 3, 7 माइनस 2, 7 माइनस 1। सो डिग्री सीक्वेंस एक्चुअली 0 1 2 3 3, ये क्या होगा 4, ये 5 और ये 6। एक्चुअली ये ऑर्डर में होता है। जनरली क्या करते हैं ना, हाईएस्ट टू लोएस्ट यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर या तो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, बट ये जरूरी नहीं है आपको हमेशा वैसा ही लिखना है। इसको भी डिग्री सीक्वेंस देखो ऐसे असेंडिंग भी लिख सकते हैं, डिसेंडिंग भी लिख सकते हैं, बट असेंडिंग नहीं बोलते इसको, नॉन डिसेंडिंग, क्योंकि इक्वल फेलोज भी हो सकते हैं ना, इसलिए नॉन डिसेंडिंग बोलते हैं। एंड डेफिनेटली देखिए एटलीस्ट 2 वर्टिसेस का डिग्री सेम होता है। कोई भी सिंपल ग्राफ में, कोई भी सिंपल ग्राफ में एटलीस्ट 2 वर्टिसेस का डिग्री सेम होता है। चलिए अब हम क्या करेंगे ना, ये हैवल हेकमी एल्गोरिथम क्यों काम करता है ये तो समझ में आया ना। डिग्री सीक्वेंस ऑफ ग्राफ दिए तो उसका कॉम्प्लीमेंट का डिग्री सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हम ये काम करेंगे, ये हैवल हेकमी कैसे काम करते हैं मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझाता हूं। एक छोटी सी एग्जांपल लेके मैं ये हैवल हेकमी एल्गोरिथम कैसे काम करता है आपको समझाता हूं। ओके, लेट अस सी दिस सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैवल हेकमी एल्गोरिथम वर्क्स। देखिए आपको पता है, छोटी सी एग्जांपल बट आइडिया के लिए बता, ये जो है ना डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए सिंपल ग्राफ, मुझे चेक करना है ये काम करेगा या नहीं, यानी ये डिग्री सीक्वेंस ऑफ सिंपल ग्राफ होगा या नहीं यूजिंग हैवल हेकमी एल्गोरिथम मुझे चेक करना है। हैवल हेकमी एल्गोरिथम यूज करके मुझे चेक करना है ये डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए सिंपल ग्राफ है या नहीं। सो उसमें क्या है ना, ये वर्टिसेस का नाम लिख लो, लाइक ए बी सी डी है। ओके ना, वर्टेक्स ए का डिग्री ए है, इसका डिग्री बी है, इसका डिग्री सी है और इसका डिग्री डी है। अब आप क्या करते हैं हैवल हेकमी एल्गोरिथम में, देखिए हैवल हेकमी एल्गोरिथम में क्या करते हैं, 2 2 2 2 है तो ऑर्डर में लिखते हैं, ये ए के करस्पॉन्डिंग, बी के करस्पॉन्डिंग, सी के करस्पॉन्डिंग, डी के करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट डिग्री वर्टेक्स को निकालते हैं। सी इधर निकालने का मतलब होता है इसका जो डिग्री है हम इसको दे देते हैं, चाहे आपको डिग्री 2 चाहिए, चलो मैं दे देता हूं,
यानी मैं ए का डिग्री दे रहा हूं। सो ए का डिग्री कहां से देता हूं, नेक्स्ट जो हाईएस्ट फेलोस है उससे ले लेता हूं, यानी इसमें एक दे देता हूं, यानी ये जो है ना बी के एडसेंट होता है, ये जो है सी के एडसेंट हो जाता है। सो ये आइडिया होता है सर, ये का जो है ना एडसेंट ये दोनों हो जाता है, ये का एडसेंट जो है ना बी सी हो जाता है। फिर क्या होगा अगर आप इसको लिखेंगे, अब बी के लिए कितना डिग्री बचा है, 1 डिग्री बचा है, सी के लिए कितना डिग्री बचा है, 1 डिग्री बचा है, डी के लिए कितना डिग्री बचा है, 2 बचा है। समझ में आ रहा है? ये आइडिया आप वो बड़ा एग्जाम्पल के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा आराम से करना पड़ेगा। ये आइडिया अगर आप समझे तो इवन फॉर प्रीवियस प्रॉब्लम यू कैन डू इट लीजरली, वेरी वेरी इजीली कर सकते हो। फिर क्या है ना बी, अभी इसमें ना आपको ये ऑर्डर में नहीं, पहले सीधा ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट डिग्री लिखना है, यानी पहले डी फिर बी फिर सी, ये ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, 2 1 1 ये लिख दिया था। अभी इसमें हाईएस्ट फेलो हाईएस्ट डिग्री किसका है, डी का है, डी को निकाल देने का मतलब क्या है, इसका जो डिग्री चाहिए हम दे देते हैं, कहां से देते हैं, बी से 1 डिग्री सी से 1 डिग्री, यानी बी से एडसेंट सी से एडसेंट यानी डी जो है ना बी से एडसेंट होगा सी से एडसेंट होगा। अब इसमें क्या हो गया, सबका डिग्री 0 हो गया, इसका मतलब और कोई कनेक्शन करने की जरूरत नहीं। सो ये आइडिया होता है हैवेल हैकिमी का। आप चाहे तो इस एग्जाम्पल का भी चेक कर सकते हैं, लेट अस चेक दिस, ये भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से कर सकते हैं। 7 6 5 4 4 3 2 1, चलिए इसका भी मैं आपको दिखा देता हूं। 7 6 5 4 4 3 2 1, बस हर एक का एक नाम दे देना है, ए बी सी डी ई एफ जी। 3 2 1 है ना, एक बार चेक कर लो यार, वो गलत लिख दिया तो 7 6 5 4 4 3 2 1, 3 2 1 ए बी सी डी ई एफ जी एच। सो पहले जो हाईएस्ट फेलो है ना ये के लिए हम डिग्रीज फाइनलाइज करेंगे। सो ये जो है किस किस से एडसेंट होगा, नेक्स्ट 7 1 2 3 4 5 6 7 से एडसेंट होगा, यानी ये जो है सबसे एडसेंट होगा, बी से एडसेंट होगा, सी से एडसेंट होगा, डी से एडसेंट होगा, ई से एडसेंट होगा, एफ से एडसेंट होगा, जी से एडसेंट होगा, एच से एडसेंट होगा। समझ रहे हो? सो इसकी हालत कंप्लीट, क्लोज। फिर क्या बचेगा, ये है ना 5 जो है ना बी का डिग्री, 4 सी का डिग्री बचा है, डी का डिग्री 3 बचा है, ई का डिग्री 3 बचा है, एफ का डिग्री 2 बचा है, जी का डिग्री 1 बचा है, और एच तो कंप्लीट है, एच तो कंप्लीट है। सो अभी एच से कोई कनेक्शन नहीं होगा। अभी ये करेक्ट ऑर्डर में है, करेक्ट ऑर्डर नहीं है तो करेक्ट ऑर्डर में लेना पड़ेगा। सो करेक्ट ऑर्डर नहीं है तो फिर से करेक्ट ऑर्डर करना पड़ेगा। ये देखिए इधर भी किए थे, करेक्ट ऑर्डर 1 1 2 आ गया तो फिर से ठीक ऑर्डर लिख के करना पड़ेगा। हाईएस्ट जो वर्टेक्स का हाईएस्ट डिग्री चाहिए पहले उसको डिग्री दे देते हैं, वही आइडिया है इधर। अभी क्या है ना बी के लिए डिग्री दे देते हैं, बी के लिए 5 डिग्री चाहिए, वो कहां से देंगे, यानी बी किस किस से एडसेंट होंगे, नेक्स्ट 5 1 2 3 4 5 से एडसेंट होंगे, यानी बी जो है सी से एडसेंट होगा, 1 डिग्री इधर मिल गया है, डी से एडसेंट होगा, ई से एडसेंट होगा, एफ से एडसेंट होगा, और जी से एडसेंट होगा। इसमें बी गया, अभी बचेगा कौन, ये वाला बचेगा, क्या है ये, फिर से अगर आप इसको लिखेंगे, ये 4 है, सी का 5 डिग्री है, ये के लिए कनेक्शन हो गया है, अभी बी के लिए कनेक्शन हो गया, अभी सी का डिग्री 3 बचा है, -1 करेंगे, डी का जो है 2 डिग्री बचा है, ई का जो है 2 डिग्री बचा है, एफ का 1 डिग्री बचा है, जी का जो बचा है 0, और एच का जो है, अभी एच का कुछ नहीं किया था ना क्योंकि ओनली 5 ही चाहिए ना, ये 5 ही, इसको कुछ मत करो, एच का तो 0 0 रखे। और फिर से बता रहा हूं, अगर ये ऑर्डर गलत हो गए तो फिर से करेक्ट ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। फिर इधर क्या करेंगे, सी के लिए 3 डिग्री दे देंगे, सी के लिए 3 डिग्री दे देंगे, यानी नेक्स्ट 3 डिग्री में से 1 कट कर लेंगे, यानी सी किससे एडसेंट होगा, सी जो होगा
डी से एडसेंट होगा, ई से एडसेंट होगा और एफ से एडसेंट होगा। सो इसका डिग्रीज बचेगा क्या होगा, डी का 1 होगा, ई का 1 होगा, एफ का 0 होगा, जी और एच का तो ऑलरेडी 0 है। अभी डी के लिए हाईएस्ट डिग्री डी है, डी के लिए नेक्स्ट 1 डिग्री से 1 काटना होगा। डी किससे एडसेंट होगा, ई से एडसेंट। सो इस डिग्री सीक्वेंस से बनने वाला जो सिंपल ग्राफ है ये, आप चाहे तो इसको थोड़ा नीटली ड्रॉ कर सकते हैं, बट आइडिया तो यही। हैवेल-हैकिमी जो है ना, ये आइडिया से काम करता है। समझ में आया है हैवेल-हैकिमी एल्गोरिथम कैसे काम करता है सबको? सी जनरली जो है ना, ये जो आइडिया है हम ओनली -1 करो, अरेंज करो, यही बताते रहते हैं, बट इसका पीछे ये आइडिया है। सो जो हाईएस्ट डिग्री वर्टेक्स है ना, उसको 7 डिग्रीज चाहिए, यानी ये जो है ना 7 वर्टिसेस से एडसेंट होना है। सो 7 वर्टिसेस से एडसेंट का मतलब इसका तो 7 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 7 से एडसेंट आ गए तो 7 डिग्री चाहिए इसका। ये 7 में 7 को एडसेंट हो गए तो इसका 7 डिग्री आ गया है। अब ये बी से एडसेंट है तो बी के लिए ओरिजिनली 6 डिग्री चाहिए, ऑलरेडी ये खत्म हो गया। अभी कितना डिग्रीज बचा है, 5 डिग्रीज चाहिए बी के लिए। इसके लिए ओरिजिनली 5 डिग्री चाहिए, क्योंकि ये से एडसेंट है, 1 डिग्री गया, ये -1 का मतलब इसका 1 डिग्री हमने कम कर लिया है, इसका 1 डिग्री हमने कम कर लिया है। ये होता है आइडिया, बस यही है हैवेल-हैकिमी एल्गोरिथम। ओके, इसमें कोई राज नहीं है। जनरली हम हमेशा फील करते हैं यार हैवेल-हैकिमी एल्गोरिथम, बस हमें हाईएस्ट डिग्री निकालना है, नेक्स्ट इसमें से जो हाईएस्ट डिग्री है उतना डिग्रीज लेके उसमें से 1 काटना है। क्यों काटना है? आप हैवेल-हैकिमी एल्गोरिथम यूज करके सिंपल ग्राफ बना सकते हो, बट थोड़ा प्रॉपरली वर्क करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर आप ये पहली बार सीख रहे हो तो कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। ओके, प्लीज डू कमेंट। ओके, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा। ओके, प्लीज डू दैट। और आप जो है ना, आपका नोट्स और जो भी है, इसके लिए आप मुझे ना कनेक्ट कर सकते हैं रेगुलरली। अगर आपको नोट्स या कुछ और चाहिए ना रेगुलरली, मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप मुझे कनेक्टेड रह सकते हो। ओके, ये एक ही टॉपिक नहीं, बहुत सारे टॉपिक हम और भी डिटेल्ड में, डेप्थ में हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, श्रीधर CS। ओके, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे इस चैनल पे कनेक्टेड रह सकते हो। ओके, जब भी आपको कोई नोट्स चाहिए, जो भी मैं यूट्यूब में सीरीज लेता हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते सर आपका नोट्स कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल पे मैं रेगुलरली आपसे कनेक्टेड रहता हूँ। ओके, सो यही पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी है, ये आपका टेलीग्राम चैनल। ओके, फॉर एनी सब्जेक्ट्स विच आर डिस्कस्ड बाय मी। मेरे साथ आप कोई भी सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हो, नोट्स हो यूट्यूब का, आपको इस टेलीग्राम लिंक पे मिलेगा। और अगर आपको ये मेथड समझ में आया है, अच्छा लगा, तो प्लीज डू कमेंट। ओके, इन दिस कमेंट बॉक्स और इन द टेलीग्राम ग्रुप, कभी भी कोई दिक्कत। ओके सर, ये आइडिया है। अब मैं आपको ना और कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स बता देता हूं, लाइक यू नो ग्राफ्स का यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन। मैं आपको ना सिंपल आइडिया से समझा देता हूं। सपोज मेरे पास एक ग्राफ है, से इसका वर्टिसेस से 1 2 3 है, और इसका जो एडजेस है ये है। ओके, सपोज ये बी, ओके, ये एडजेस है। सपोज देयर इज अनदर ग्राफ, ये ग्राफ 1 बोलो और ये ग्राफ 2 बोलेंगे। इसमें जो है ना 2 3 4 और 5, ये G2 है। देखो, वन वेरी इंटरेस्टिंग ऑपरेशन होता है इस ग्राफ्स का यूनियन, और दूसरा ऑपरेशन होता है इस ग्राफ्स का इंटरसेक्शन।
बट इसके लिए हम जो ग्राफ्स कंसिडर करते हैं वो सिंपल ग्राफ्स होते हैं। ओके, एंड इधर देखिए वन इंपॉर्टेंट थिंग, 2 3 के बीच में बी एड्ज है तो इधर भी वो एड्ज बी ही होगा। ऐसा नहीं लिखो बी है तो इधर कुछ एफ लिखे तो पैरेलल एड्जेस हो जाता है। सो जो यूनियन करने से आपको ना फिर सिंपल ग्राफ नहीं आएगा। सो 2 3 के बीच में जो एड्ज है इधर और इधर सेम ही रहना चाहिए। ओके, और देखो ये नया ये भी हो गया, अभी ये हो सकता है सी डी ई एफ, ऐसा कुछ हो सकता है। सो ये यूनियन क्या होता है, व्हाट इज यूनियन ऑफ द ग्राफ्स? पहले मैं आपको ना सिंपल डेफिनेशन बता दे के फिर मैं आपको ये समझा देता हूं। ओके, सपोज G1 एक ग्राफ है, सपोज उसका वर्टेक्स सेट V1 है और एज सेट E1 है, और G2 अनदर ग्राफ है, इसका वर्टेक्स सेट V2 है और एज सेट E2 है। सो G1 का वर्टेक्स सेट V1, एज सेट E1, एंड G2 का वर्टेक्स सेट V2 एंड एज सेट E2 है। अब मुझे चाहिए G1 यूनियन G2, इन दोनों का यूनियन क्या होगा? यूनियन का मतलब कुछ नहीं होता सर, ये जो V1 और ये V2 है ना, इसका यूनियन होता है, और E1 और E2 जो है इसका यूनियन होता है। यही होता है यूनियन ऑफ द ग्राफ्स। फिर इंटरसेक्शन क्या होता है सर? इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ्स क्या होता है? सो इसमें V1 और इसमें V2 होता है, इसका इंटरसेक्शन होता है। इसमें E1 होता है, इसमें E2 होता है, और ये इंटरसेक्शन होता है। ये होता है सर, और कुछ नहीं। सो ये G1 यूनियन G2 है, ये G1 इंटरसेक्शन G2 है सर। दिस इज योर यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ्स। सो अगर आपको ये दोनों ग्राफ दे दिया है मैंने, और मुझे चाहिए इसका यूनियन और इन दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन, इन दोनों ग्राफ का यूनियन चाहिए और इन दोनों ग्राफ का मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। कैसे मिलेगा? देखो यूनियन के लिए ना, इसका जो वर्टेक्स सेट है और इसका जो वर्टेक्स सेट है उसका यूनियन कर देना है। ओके, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसका वर्टेक्स सेट क्या है सर, 1 2 3 है, और इसका जो वर्टेक्स सेट क्या है, इसको V2 बुलाएंगे, 2 3 4 5 है। सॉरी, ओके सॉरी कुछ, ओके, इसका जो एज सेट क्या है सर, एज सेट ये B है, और इसका जो एज सेट है क्या है सर, ये एज सेट, ये एडजस BCDEF, BCDEF ये होता है। जब आप यूनियन लेते हो ना, यूनियन क्या होगा, V1 यूनियन V2 करना है। सो G1 G2 में जो वर्टेक्स सेट होगा क्या होगा, यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स, V1 यूनियन V2। पता है V1 यूनियन V2 क्या होता है, 1 2 3 यूनियन 2 3 4 5। सो क्या होगा सर, 1 2 3 यूनियन 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 होता है, 1 2 3 4 5 होता है। फिर ये एज सेट का यूनियन क्या होता है सर, ये एज सेट का यूनियन क्या होता है, ये भी यूनियन BCDEF, इसका यूनियन क्या होता है, ये भी BCDEF। सो ये BCDEF दोनों का यूनियन हो जाएगा। सो इस G1 यूनियन G2 में वर्टेक्स क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। एडजस्ट क्या होगा, A होगा, B होगा, B रिपीटेड है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिखो बस। B होगा, फिर C कहां से कहां तक जाएगा, C जो है 2 to 4 है वो भी रहेगा, D रहेगा, ये B रहेगा, CD रहेगा, E रहेगा और F रहेगा। ये होता है यूनियन ऑफ द ग्राफ्स। फिर इंटरसेक्शन क्या होगा, सो इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे सर, इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, इसमें जो वर्टेक्स सेट का इंटरसेक्शन होगा, सो ये सॉरी ये V1 गलत
टर्मिनोलॉजी, जो G1 G1 G2 का V लिख देता हूं और इसका E लिख देता हूं, क्योंकि V1 E1 इधर यूज कर लिया ना, इसके लिए V यानी V1 यूनियन V2, इन दोनों का यूनियन है। E यानी E1 यूनियन E2, इन दोनों का यूनियन। ओके, इधर भी इंटरसेक्शन के लिए कुछ और नाम ले सकते हैं, या V लिख सकता हूं, इंटरसेक्शन V1 इंटरसेक्शन V2। कॉमन लेना है, इन दोनों का कॉमन क्या है, 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 3 4 5, कॉमन जो है 2 3 है। और एज सेट, इन दोनों में कॉमन एडजेस क्या है, ये भी B, ओनली B कॉमन है, सो ये B जो है कॉमन है। सो जो इंटरसेक्शन में ना ओनली 2 3 रहेगा, ओनली क्या रहेगा, 2 3 रहेगा, और एज भी रहेगा, ये होगा G1 इंटरसेक्शन G2। एक्चुअली इंटरसेक्शन से हमें ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, ये जो है ना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। यूनियन ऑफ टू ग्राफ्स जो होता है ना, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। इज द आइडिया क्लियर, कोई दिक्कत? सो ये होता है यूनियन। Now look at this example, this is a very interesting concept, ये ध्यान से देखिएगा। सपोज मेरे पास 1 2 3 4, ये 4 वर्टिसेस है, और सपोज ये BC जो है एडजेस है। ओके, नहीं तो आप कुछ और नाम ले सकते हैं, लेट मी कॉल इट एज DE। आई जस्ट गिव सम नेम्स, रैंडम नेम्स टू द एडजेस, ADE एडजेस का नाम लिया था। ये मेरा ग्राफ है सर। अब मुझे ना इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मुझे ना इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। फिर क्या होगा कॉम्प्लीमेंट में, वर्टिसेस तो यही रहेंगे, 1 2 3 4, वही वर्टिसेस रहेंगे, और जो एडजेस इसमें मिसिंग है वो सब इसमें आ जाएंगे। देखो 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था मैंने, कॉम्प्लीमेंट एक, यूनियन, इंटरसेक्शन। अभी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन का जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। अभी क्या है ना, ये 1 2 3 4 ये आपका वर्टिसेस है, परफेक्ट है, बढ़िया है। और इसमें जो एडजेस रहेंगे ना, ये तीनों नहीं रहेंगे, बाकी जो पॉसिबल है 1 to 4 इधर नहीं है तो ये आ जाएगा, 1 to 3 इधर नहीं है तो ये आ जाएगा, और 2 to 4 इधर नहीं है तो ये आ जाएगा। ये होता है कॉम्प्लीमेंट। सो ये क्या होगा, ये ADE है तो ये क्या होगा, कुछ और नाम लिख लो, लाइक BCF, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। अब मेरे पास G है और मेरे पास कॉम्प्लीमेंट भी है। G और G कॉम्प्लीमेंट दोनों भी है। क्या मैं इन दोनों का यूनियन कर सकता हूं? इन दोनों का यूनियन कर सकता हूं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि ये G है, सिंपल ग्राफ है, इसका यूनियन तो आराम से कर सकते हैं। सो यूनियन करने से इसमें 1 2 3 4 है, इधर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसका वर्टेक्स सेट B1 लिखो। ओके, सो ये 1 2 3 4 है, इसका एज सेट E1 लिखो, ये क्या होगा, ये DE है। इसका वर्टेक्स सेट क्या है सर, इसको कुछ V2 लिखो, ये भी 1 2 3 4 ही है। इसका एज सेट लिखो, ये क्या है, BCF है। सो अगर आप यूनियन लेंगे तो V1 यूनियन V2, इसका जो वर्टेक्स सेट होगा V1 यूनियन V2, V1 यूनियन V2, ये होगा आपका V। E1 यूनियन E2 जो है आपका एज सेट होगा। ओके, सो V1 यूनियन V2 हम V लिखेंगे, V क्या होगा सर, दोनों का यूनियन, दोनों 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 ही आएगा। और इसका एज सेट क्या आएगा सर, इन दोनों का यूनियन, ADE यूनियन BCF, ADE यूनियन BCF। आप चाहे तो कुछ ऑर्डर में भी लिख सकते हो, ABCDEF। सो ग्राफ यूनियन कैसे बनेगा, इसमें जो 1
2 3 और 4 वर्टिसेस है, सबके सब आ जाएंगे। फिर क्या होगा, 1 to 2 ये होगा, 2 to 3 डी होगा, 3 to 4 ई होगा, फिर 1 to 4 बी होगा, और ये सी होगा, और ये एफ होगा। और ये जी यूनियन जी कॉम्प्लीमेंट जो बना है, इसमें ना 1 2 3 4 के बीच में सब के सब एडजस्ट होते हैं। इसको बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। मैं टाइप्स ऑफ ग्राफ डिस्कस करूंगा, तब फिर से आपको ये डिस्कस करूंगा, बट ये याद रख लीजिएगा, जब ये 4 वर्टिसेस है, इसके बीच में मैक्सिमम एडजस्ट इस ग्राफ में रहता है, ऐसी ग्राफ को हम कंप्लीट ग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे ऐसी ग्राफ को सर? हम कंप्लीट ग्राफ बोलेंगे। ओके, ये कंप्लीट ग्राफ को ना हम के एन से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? के एन से डिनोट करेंगे। ये होता है कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ बोलेंगे ये। सो ये ग्राफ क्या बनेगा सर? आपका कंप्लीट ग्राफ बनेगा। ओके, सो ये कंप्लीट ग्राफ में क्या स्पेशलिटी होता है सर? इसमें जो है ना, डिग्री ऑफ हर एक वर्टेक्स का डिग्री जो होता है n-1 होता है। बाद में डिस्कस करेंगे कंप्लीट ग्राफ सेपरेटली। टाइप्स ऑफ ग्राफ जब डिस्कस करते हैं वो सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। और इसमें जो यानी इसमें जो एडजस्ट होता है, नंबर ऑफ एडजस्ट, वर्टिसेस तो n होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है n होता है, इसको हम नंबर ऑफ वर्टिसेस बोलेंगे। नंबर ऑफ वर्टिसेस इसमें n होता है, डिग्री ऑफ हर एक वर्टेक्स n-1 होता है, इसमें ना nc2 एडजस्ट होता है। कितना? nc2, या आप इसको लिख सकते हैं n इंटू n-1/2। और याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी ग्राफ, सिंपल ग्राफ और इसका कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे तो आपको कंप्लीट ग्राफ मिल जाएंगे। आपको क्या मिल जाएंगे? कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टिसेस। देखो, G में भी n वर्टिसेस है, G कॉम्प्लीमेंट में भी n वर्टिसेस है, बट इसमें ना n वर्टिसेस के साथ साथ मैक्सिमम पॉसिबल एडजस्ट रह जाएंगे। मैक्सिमम पॉसिबल एडजस्ट इसमें रहेंगे। Kn कंटेन मैक्सिमम पॉसिबल एडजस्ट। G यूनियन G कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? Kn क्या होता है? इट कंटेन मैक्सिमम पॉसिबल एडजस्ट। समझ में आया है? सो इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो 4 वर्टिसेस है, तो नंबर ऑफ एडजस्ट कितना हुआ है? इसमें एडजस्ट कितना हुआ है? बताया था ना, n इंटू n-1/2, यानी 4 इंटू 4-1/2, दैट इज 4 इंटू 3/2, यानी 6 होता है। देखो, इसमें आप चेक कर सकते हो, 6 एडजस्ट रहेंगे। कितने एडजस्ट रहेंगे? 1 2 3 4 5 6। नॉट ओनली दिस, आप कोई भी कंप्लीट ग्राफ ले लो, उसमें कितने एडजस्ट रहेंगे सर? n इंटू n-1/2 एडजस्ट रहेंगे। ओके, सो इधर आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी पता चलेगा, इधर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आएगा। अगर ग्राफ में n वर्टिसेस है, इधर लिखेंगे, एंड e एडजस्ट है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में वर्टिसेस तो n रहेंगे, एडजस्ट कितना रहेंगे नहीं पता है, बट e कॉम्प्लीमेंट रहेंगे। और अगर आप इन दोनों को यूनियन करेंगे तो आपको kn मिलेगा। इसमें n जो है नंबर ऑफ वर्टिसेस होगा, और जो नंबर ऑफ एडजस्ट होता है ना, n इंटू n-1/2 होता है। और ये नंबर ऑफ एडजस्ट जो है इन दोनों का सम होता है, इन दोनों का सम होता है, क्योंकि इसमें एडजस्ट और इसमें एडजस्ट पूरा ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा जो है कट जाएंगे। सो ये पूरा ऐड करके आपको n इंटू n-1/2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन कुछ नहीं रहेगा, इसमें कॉमन कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो एडजस्ट नहीं है वही इसमें आ जाएगा। सो पूरा मिला के आपको n इंटू n-1/2 आ जाएगा, n इंटू n-1/2 आ जाएगा। सो ये आइडिया है सर, ये आइडिया यूज करके हम एक्चुअली कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्राफ में, ओके, लेट मी लिख लेता हूं ग्राफ क्वेश्चन। सपोज लेट G बी ए
simple graph with n vertices and 13 edges and G complement is its complement. G complement is its complement with 15 edges. इसमें ना 15 edges है. क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस इन G क्या होगा? G में कितना वर्टिसेस होगा? ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. देखो आपको ना ग्राफ और इस कॉम्प्लीमेंट में, ग्राफ में n वर्टिसेस बोला था, ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट में भी n वर्टिसेस ही रहेगा. और इसमें जो एडजस्ट जो बताया था 13 और इसमें जो एडजस्ट बताया था 15 बताया था. बस इतना ही बताया था और आपको n फाइंड आउट करना है. बट अभी अभी आपने देखे थे इन दोनों को अगर आप यूनियन करेंगे तो आपको कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टिसेस आएंगे. और इसमें जो नंबर ऑफ एडजस्ट होते हैं n इंटू n माइनस 1/2 होता है. और ये बनता है इन दोनों को ऐड करने से. ये बनता है इन दोनों को ऐड करने से. समझ में आ रहा है? सो अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो ये जो है ना नंबर ऑफ एडजेस, फिर से लिख लेता हूं एक बार क्विकली. नंबर ऑफ एडजेस इन ग्राफ प्लस नंबर ऑफ एडजेस इन ग्राफ कॉम्प्लीमेंट जो है n इंटू n माइनस 1/2 होता है. ये जो है 13 दिया था, ये जो है 15 दिया था और ये है ना n इंटू n माइनस 1/2 है. फिर आप इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1. ये 28 इंटू 2 56 हो गया है. सो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स 56 होना चाहिए n इंटू n माइनस 1. ओके, 7 8s are और 8 7s are 56. You know 8 7s are 56. So n आप ऑब्जर्वेशन से 8 ले सकते हो. ये होगा नंबर ऑफ वर्टिसेस इन दिस ग्राफ. सो इस ग्राफ में कितने वर्टिसेस होते हैं सर? 8 वर्टिसेस होते हैं. सो ये है इसका सॉल्यूशन. ये जो है ना इसका सॉल्यूशन है. सिंपल प्रॉब्लम है. अगला प्रॉब्लम, लेट देयर इज अ सिंपल ग्राफ. इसमें वर्टिसेस दे दिया गया है. नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है 20 है और इसमें एडजस्ट भी दे दिया है. एडजस्ट जो है 100 है. फिर इसके कॉम्प्लीमेंट में कितने एडजस्ट होंगे? हाउ मेनी एडजस्ट आर देयर इन इट्स कॉम्प्लीमेंट? सो वही आइडिया है. ये n पता है तो देन kn में नंबर ऑफ एडजस्ट कितना होगा आपको पता है. नंबर ऑफ एडजस्ट इन kn ये क्या होगा? n इंटू n माइनस 1/2 होगा. यानी 20 इंटू 20 माइनस 1/2 ये 10 होगा. सो 190 होगा एडजस्ट. ये कंप्लीट ग्राफ में एडजस्ट है. दिस इज नंबर ऑफ एडजस्ट इन कंप्लीट ग्राफ. और आपको पता है नंबर ऑफ एडजस्ट इन द ग्राफ प्लस नंबर ऑफ एडजस्ट इन इट्स कॉम्प्लीमेंट कितना है? नंबर ऑफ एडजस्ट इन कंप्लीट ग्राफ. अभी ये तो n वैल्यू आपको पता है क्या है? n वैल्यू 20 है. सो इससे अभी हमने सॉल्व किया तो फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. एक बार चेक कर लो कोई कैलकुलेशन एरर है तो. प्रोसीजर तो ये है, कभी ओके गलती से कैलकुलेशन एरर कर दिया तो पूरा आंसर गलत होता है. बस चेक कर लो. सो नंबर ऑफ एडजस्ट इन द ग्राफ दे दिया गया है. अब ई कॉम्प्लीमेंट में कितने एडजस्ट होंगे? कितने होंगे सर? 190 माइनस 100. सो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. एक ग्राफ पार्ट 2 है सर. कुछ कॉपी पेस्ट एरर्स है. ये भी वही है. ग्राफ्स पार्ट 2. सिंपल ग्राफ में 30 वर्टिसेस है एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट है. ग्राफ बताया था, कॉम्प्लीमेंट का एडजस्ट बताया था.
वही ट्विस्ट करके बता रहा है, ग्राफ का वर्टिसेस बताया था, कॉम्प्लीमेंट के एडजेस बता रहा है। हमें तो कुछ इससे कुछ लेना देना नहीं, n इज 30 है, n तो 30 है, नंबर ऑफ एडजेस इन ग्राफ प्लस नंबर ऑफ एडजेस इन इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2 होता है। बस ये दिए तो ये सब्स्टिट्यूट करो, तो वो दिए तो वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये दिया था 300, कोई दिक्कत नहीं, अब ये फाइंड आउट करेंगे। n वैल्यू तो पता है 30 है, 30 इंटू 30 माइनस 1/2 है। सो क्या होगा, e प्लस 300 इज इक्वल टू, ये 15 हो गया है, 15 इंटू 29। आप आराम से ना अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 इंटू 29 क्या होगा सर, 15 इंटू 29 435 है ना, 435, 15 इंटू 29 435। सो नंबर ऑफ एडजेस क्या होगा, 435 माइनस 300 135, ये जो है नंबर ऑफ एडजेस इन द ग्राफ। सो कोई भी कॉम्बिनेशन हो आप आराम से इसे हैंडल कर सकते हो, वही है आइडिया और कुछ नहीं। देखो अभी क्या बताया था, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द सिंपल ग्राफ बता रहा था 18 वर्टिसेस। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एडजेस इन द ग्राफ एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। सो इसको ना ग्राफ में कितना है वो नहीं चाहिए, इसके कॉम्प्लीमेंट में कितना है वो नहीं चाहिए, ग्राफ एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट में मिला के कितने एडजेस है, बस यही पूछ रहा है। ई प्लस ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर, n इंटू n माइनस 1/2 होगा। सब्स्टिट्यूट कर लो, n वैल्यू 18 इंटू 18 माइनस 1/2, 9 17 और 17 इंटू 9 क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो। 17 इंटू 9 क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो। ओके, ओह क्या किया था मैंने, 17 इंटू 9 153 होगा इसका आंसर। सो दीज आर सम कॉन्सेप्ट। इस सेशन में हमने मेनली क्या डिस्कस किए थे। ओके, आई जस्ट स्टार्टेड विथ सम जेनरिक प्रॉब्लम्स, फिर आपको सब ग्राफ इंट्रोड्यूस किया था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ डिस्कस किए थे हमने, फिर हमने डिग्री सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ओके, और ये सब, ये डिग्री सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट का कैसे मिलते हैं वो सब डिस्कस किए थे। और हमने ये यूनियन ऑफ टू ग्राफ्स, ओके, उससे कंप्लीट ग्राफ क्या बनता है, ये सब हमने डिस्कस किए थे। अभी नेक्स्ट सेशन में हम व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे।